नमस्कार। राम राम, राधे राधे। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूं कि सभी एकदम टकाटक मस्त हैं। और आप सब ने अपनी जो पिछली क्लास थी, पेट्रोल में किस प्रकार एथेनॉल मिलाया जा रहा है, वो क्लास देख ली होगी। काफ़ी मज़ेदार भी रही और काफ़ी जानकारी वाली भी क्लास रही। और वो जो अपनी पिछली क्लास थी, उसके साथ साथ में कल संडे था, तो संडे के दिन वीकली राउंड अप वाले क्वेश्चन भी आपके सामने आए होंगे, जिसमें अपन ने पिछले 6 दिनों के जो जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन थे उन पर चर्चा की थी और रिवीजन किया था। और उसके साथ साथ में शब्दवाणी क्लासेस पर अपन ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया। अब आप बोलोगे सर ये कैसा रिकॉर्ड? तो देखो, शुरुआती दौर है, तो अपने लिए तो ये रिकॉर्ड से कम नहीं है, क्योंकि जो अपनी वीकली राउंड अप वाली क्लास थी वो शब्दवाणी क्लासेस की पहली ऐसी क्लास थी जो 1 घंटे से ऊपर की थी। मतलब वो क्लास लगभग अपने 1 घंटे 3-4 मिनट की थी। तो वो भी एक, अगर कहें तो अपनी जर्नी में एक मील का पत्थर साबित होती हुई दिख रही है। तो बस आप शब्दवाणी क्लासेस से जुड़े रहिए। आप मानोगे नहीं, आपको ऐसी चीजें प्रदान की जाएगी और आपको इस तरीके से हर चीज को समझाया जाएगा कि सीधे आपके खोपड़ी में घुसाई जाएगी। हर चीज को आसान तरीके से, आसानी से, एकदम फ्रेंडली वातावरण में आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। काफी लंबा संघर्ष रहता है मेरा क्लास के पीछे, और फिर बोर्ड पर आपको पढ़ाना काफी डिफिकल्ट काम है, लेकिन हर काम को अपन सरल बनाते जाएंगे। आपका सहयोग चाहिए। मेहनत तो मैं करता रहूंगा, और अगर आप भी मेहनत करते रहे तो निश्चित ही एक दिन आप भी सफलता के उस मुकाम पर होंगे जहां पर आपके मम्मी पापा उम्मीद कर रहे हैं आपसे कि मेरा बेटा, मेरा बेटी फलानी नौकरी लगे, और नौकरी लगने के बाद में हम आराम से अपना अगला जीवन यापन करेंगे। क्योंकि माता पिता का एक ही लक्ष्य, एक ही उद्देश्य होता है कि जिन कठिन परिस्थितियों में हमने अपना जीवन बिताया है, मेरे बेटी को, मेरे लाडली बेटी को, बेटे को उस प्रकार की कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े। कम से कम वो तो अपनी अच्छी जिंदगी बिता सके और खुशहाल जिंदगी, समृद्ध जीवन यापन कर सके। उनकी उम्मीद बस इतनी है। बाकी अगर आप नौकरी लग गए तो ना तो उनका बचपन वापस आएगा और ना ही उनकी जवानी वापस आएगी। सिर्फ और सिर्फ उनको यही उम्मीद है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी है वो अच्छी जिंदगी, मेरा लाडला है, मेरी लाडली है, वो अच्छी जिंदगी यापन करे। तो शब्दवाणी क्लासेस पर आज अपन चलते हैं, चर्चा करेंगे 13 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के बारे में। एकदम मजेदार तरीके से 10 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि सर पढ़ते पढ़ते 30-40 मिनट हो गई, क्लास 40 मिनट की होगी। एकदम मजेदार तरीके से। तो पहला क्वेश्चन देखो, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता विभाग की मदद से कुल कितने श्री अन्न आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं? हाल ही में जो राजस्थान सरकार है उसने क्या किया है, राजस्थान के विभिन्न भागों में किन की स्थापना की है? जो मोटे अनाज है, जैसे कि ज्वार है, बाजरा है, ये जो मोटे अनाज है उनको बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न आउटलेट्स की स्थापना की है। आप बताइए कि राजस्थान में अपन ने जो पिछली राजस्थान की अन्न भंडारण योजना पड़ी थी, जिसमें राजस्थान में 120 के करीब जो अन्न भंडारण, जो विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े गोदाम थे वो निर्मित किए जा चुके थे। अरे एकदम फनी तरीके से पढ़ा होगा। आज उसी से संबंधित है कि उसको बढ़ावा देने के लिए श्री अन्न आउटलेट्स कितने स्थापित किए गए हैं। तो मैं आपको बता दूं कि राजस्थान में 240, राजस्थान में कितने, राजस्थान में 240 श्री अन्न आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं। इसके बारे में जानकारी देखें तो देखो, राजस्थान सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में श्री अन्न यानी कि मोटे अनाज को बढ़ावा देने के लिए सहकारिता विभाग की मदद से कुल 240 श्री अन्न आउटलेट्स स्थापित किए गए हैं। इन केंद्रों में क्या होगा? तो इन केंद्रों के माध्यम से आम जन को पौष्टिक बाजरा और अन्य स्थानीय उत्पाद उचित दामों पर उपलब्ध कराए जा रहे हैं। मतलब ये जो श्री अन्न आउटलेट्स है, यहां पर जाकर आप जितने भी मोटे अनाज संबंधित जितने भी चीजें हैं वो एकदम उचित दाम पर और अच्छे किस्म के, शानदार किस्म के प्राप्त कर सकते हो, ताकि आपको खाते ही एकदम तंदुरुस्ती मिल जाए कि वास्तव में क्या दलिया खाया है, क्या
दलिया। जरूरी नहीं है कि दलिया बाजरी का मस्त धान भी बनता है, अन्य कई उत्पाद बनते हैं, मतलब एकदम अच्छी क्वालिटी की चीजें आपको यहां पर मिलेगी। फिर श्री अन्न पहल है, वो भारत सरकार द्वारा मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए शुरू किया गया एक राष्ट्रीय अभियान है। इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भारत को मिलेट्स का वैश्विक केंद्र बनाना, किसानों की आय को बढ़ाना और आम जनता को पौष्टिक आहार उपलब्ध करवाना। आम जो जनता है वो बस खाने के बाद में कहेगी वाह क्या अन्न खाया है, मजा आ गया। तो भारत सरकार का यही उद्देश्य है कि भारत को जो मिलेट्स है उसके मामले में विश्व का केंद्र बनाना है, कि मोटे अनाज कहां के प्रसिद्ध है, या मोटे अनाज लाने हैं तो भारत से लाने हैं, कहां से लाने हैं, और विशेषकर पश्चिमी राजस्थान का बाजरा तो लाना ही लाना है। तो याद रखना 240 श्री अन्न आउटलेट्स की स्थापना की गई है। ये देखिए श्री अन्न में कौन कौन से मोटे अनाज आते हैं, इसमें बाजरा आता है, ये बाजरे का अपने स्थानीय भाषा में हिटिया कहते हैं, ये हिटिया। फिर ज्वार आती है, रागी आती है, सावा आता है, कंगनी आती है, कोदो आता है, कुटकी आता है और चीना आता है। भाई देखो मैं झूठ नहीं बोलता, मेरे को सिर्फ इनमें से दो ही नाम पता थे। कितने नाम पता थे? मेरे को सिर्फ और सिर्फ दो नाम पता, एक बाजरा एक ज्वार। और शायद ज्वार तो अभी तक नहीं खाया, खाया इसमें से सिर्फ एक बाजरा है। आपने अगर किसी ने भी रागी, सावा, कंगनी, कोदो, कुटकी, चीना इस प्रकार के अगर अनाज खाए हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना कि ये कहां पर मिलते हैं, मैं भी इनको ट्राई करने की कोशिश करूंगा। हालांकि अपन ने तो अभी तक ज्वार ही नहीं खाया, सिर्फ नाम ही सुना है। अपन किस पर निर्भर है? अपन सुबह जारा किस में करते हैं? बाजरी की रोटी में करते हैं। तो सब बाजरा तो एकदम अपनी रग रग में बसा है। और मारवाड़ क्षेत्र के, राजस्थान के पश्चिमी इलाकों के क्षेत्र में बाजरा है वो लोगों की रग रग में बसा है। अगर देसी बाजरी सुबह को देसी बाजरी का बना हुआ धान या बाजरी की बनी हुई रोटी और ऊपर दही डालकर अगर उसको थोड़ा गर्म करके, मतलब रोटी को गर्म करना है, मतलब पूरे चूरमे को गर्म नहीं करना है। ऐसे नहीं कि सर ने बोला है रोटी थाली में डाल के और उसके अंदर दही डाल के फिर गर्म करने चले जाए, नहीं। रात वाली रोटी सुबह को गर्म करो, फिर उसके अंदर दही डालो और फिर उसको एकदम मस्त मिक्स करके उसके ऊपर थोड़ा सा जीरा डाल के फिर खाओ। गारंटी है पूरे दिन आपको भूख नहीं लगेगी, क्योंकि अन्न है साहब, अन्न है, ताकत है। इसमें क्या है? ताकत है। याद रखना ये क्या है? ये बाजरा है। ये रागी, सावा, कंगनी, कोदो, कुटकी, चीना ये भी श्री अन्न में सम्मिलित है, बस याद रखना। अगला क्वेश्चन, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे पर राजस्थान में स्थित मुकुंदरा टनल की लंबाई कितनी है? जो अपनी दिल्ली है, कहां से अगर मैं बात करूं, दिल्ली से मुंबई ये एक्सप्रेसवे जा रही है। कहां से? दिल्ली से कहां जा रही है? दिल्ली से मुंबई। ये क्या है? ये अपनी यहां पर नीचे है मुंबई। क्या है? मुंबई। थोड़ा मुंह बड़ा हो गया, क्यों ना मुंह छोटा कर ले, मुंह छोटा ही होना चाहिए। मुंबई है ना? हाँ मुंबई। और फिर आगे दिल्ली, ये दिल्ली। मुंबई से लेकर दिल्ली तक जो एक्सप्रेसवे है उस पर राजस्थान में स्थित मुकुंदरा टनल की लंबाई कितनी है? राजस्थान में एक मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व नाम का यह एक, मैं कहूं तो एक वन्यजीव अभयारण्य नाम का कुछ चीजें हैं। वहां पर क्या है, पशुओं की आवागमन होता रहता है, तो वहां पर पशु निर्बाध रूप से, जंगली जानवर इधर से उधर आ जा सके, इसलिए एक उसके नीचे क्या बना रही है? टनल बनाई जा रही है। मतलब अगर कोई भी टाइगर रिजर्व है या कोई भी मैं कहूं तो राष्ट्रीय उद्यान है, अगर उसमें से बीच में से अगर रोड गुजरती है तो इधर वाले जानवर इधर नहीं जा पाते, इधर वाले इधर नहीं जा पाते, मतलब उनके आवागमन में बाधा उत्पन्न होती है। तो यहां पर जो मुकुंदरा टाइगर रिजर्व है उसके नीचे से अंडरग्राउंड टनल बनाई जा रही है। आपको बताना है कि जो मुकुंदरा टनल है उसकी लंबाई कितनी है। तो मैं आपको बता दूं कि जो मुकुंदरा टनल है, क्या जो मुकुंदरा टनल है जो कहां पर बनाई जा रही है? मुकुंदरा टनल। ये क्या है? याद रखना, ये अपनी मुकुंदरा टनल है। क्या है? मुकुंदरा टनल। इस मुकुंदरा टनल की लंबाई कितनी है? तो यह जो टनल है इसकी लंबाई आपके 3 किलोमीटर, 4.9 किलोमीटर, 5.5 किलोमीटर या 6 किलोमीटर। तो इसकी लंबाई है वो 4.9 किलोमीटर। कितनी लंबाई है? इसकी लंबाई है वो 4.9 किलोमीटर। तो याद रखना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस पर राजस्थान में स्थित मुकुंदरा टनल की लंबाई 4.9 किलोमीटर है। इसके बारे में और जानकारी देखें तो देख लीजिए, यह देश का पहला 8 लेन टनल है जो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का प्रमुख हिस्सा है और राजस्थान में कोटा के पास में जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है उसके नीचे बनाया जा रहा है। यह क्या है? यह एक ट्विन ट्यूब टनल है
जिसमें 4-4 लेन की 2 समानांतर सुरंगें बनाई गई है। यात्रा का समय इस टनल के शुरू होने से पहले मुकुंदरा हिल्स को पार करने के लिए वाहनों को घूमकर जाना पड़ता था। मुकुंदरा हिल्स से बाहर घूमकर जाना पड़ता था। मतलब कुल मिलाकर जो जंगली जानवर है, जो आराम से, अगर ऐसा नहीं है कि शेर बेचारा अभी माल खाकर आराम से पेड़ के नीचे सोया है और पास से गाड़ी निकले पौ करती हुई, शेर सोचेगा यार ये कितने लालची लोग हैं यार, मेरे को 2 मिनट सोने भी नहीं देते। तो इस प्रकार शेर है, विभिन्न प्रकार के वन्य जानवर है, उनको कोई प्रकार के डिस्टर्ब नहीं होनी चाहिए। बस बात यह कि उनको डिस्टर्ब है नहीं होनी चाहिए। उसके लिए जो मुकुंदरा हिल्स टाइगर रिजर्व है वहां पर इस टनल का निर्माण किया जा रहा है। क्या निर्माण किया जा रहा है? टनल का निर्माण। और यह ट्विन ट्यूब टनल है। ट्विन ट्यूब टनल का मतलब क्या है? ये देखिए, ये इस प्रकार की टनल है, मतलब इसके बीच में ये दीवार है, यहां से गाड़ियां जाएगी, यहां से गाड़ियां आएगी। और ये कितना? 4 लेन मतलब 8 लेन भी है। 4 गाड़ियां इधर, 4 गाड़ियां उधर से आ सकती है। मतलब इतनी बड़ी ये टनल है, इसका निर्माण किया जा रहा है। और इसमें जो गाड़ियां है वो 120 की रफ्तार से दिल्ली से मुंबई का सफर कर सकती है बिना किसी बाधा के। अगला क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तीसरा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना। तीसरा क्वेश्चन क्या है? तीसरा क्वेश्चन अपना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। थोड़ा मेरे हिसाब से अगर ये कम दिखाई दे रहा है, इसका कलर को अपन क्या कर लेते हैं, थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। ये कर लेते हैं ना, काफी दिन हो गए ग्रीन कलर नहीं देखा भाई, आज ग्रीन कलर देख लेते हैं। हाँ, वेरी गुड। दूर संचार विभाग डीओटी है, उसने दूर संचार मानकीकरण में भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने के लिए हाल ही में किसके साथ में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? जो दूर संचार विभाग है उसने भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने के लिए, किसमें? दूर संचार मानकीकरण में। तो उसके लिए भारत सरकार ने हाल ही में एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन किया है। किसने? दूर संचार विभाग ने। वो किसके साथ में किया है? टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया, या फिर अमेरिकन टावर कॉर्पोरेशन, या सी डॉट के साथ में, या रिलायंस जियो के साथ में किया है? बताइए। सबसे लंबा उत्तर सर, हो कितना बड़ा उत्तर है सर, यही सही है। अरे मान लो यही सही है। क्या है? यही सही है। टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड्स डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया, इसके साथ में हाल ही में किसने समझौता किया है? भारत के दूर संचार विभाग ने समझौता किया है। क्यों? जो दूर संचार मानकीकरण है उसमें वैश्विक भूमिका जो भारत की, उसे क्या करना है? उसे मजबूत करना है। देख लीजिए कि दूर संचार विभाग ने दूर संचार मानकीकरण में भारत की वैश्विक भूमिका को मजबूत करने के लिए टेलीकम्युनिकेशंस स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया के साथ एक महत्वपूर्ण समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। यह साझेदारी तकनीकी विकास और निवेश संवर्धन योजना के तहत की गई है। इसमें क्या किया जाएगा? भारत को 6G मिशन, मतलब एकदम क्लिक किया, फुल एचडी में डाउनलोड, फिल्म हो कोई अन्य चीज हो आपके पास में आ गई है, क्लिक करते क्या हो जाएगी वो? हाँ, तो इसका लक्ष्य क्या था कि दूर संचार विभाग ने हाल ही में किसके साथ में? टेलीकम्युनिकेशन स्टैंडर्ड डेवलपमेंट सोसाइटी इंडिया के साथ में क्या किया है? समझौता कर लिया है। जिसमें इसका मुख्य लक्ष्य क्या है कि 6G मिशन के दृष्टिकोण को आगे बढ़ाना और 5G एडवांस्ड व 6D मानकों में भारत के योगदान को गति देना है। ये देखिए, इस प्रकार का ये समझौता ज्ञापन यहां पर किया गया है। टीच डीप ड्राइव, इस प्रकार के ये बड़े बड़े अधिकारी लोग हैं, जो ज्ञाता लोग हैं, वो बैठे हैं और सामने ये निर्देशक बैठे हैं। अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, भारत की शक्ति से जुड़ा, शक्ति स्वामित्व। हाल ही में किस देश ने भारत को 3 प्राचीन तमिल कलाकृतियां लौटाने की घोषणा की है? हाल ही में वह कौन सा देश है जिसने कहा है? जब नरेंद्र मोदी जी वहां पर गए और वहां पर वो तीनों कलाकृतियां देखी, नरेंद्र जी ने कहा अरे ये तो हमारे भारत की है। उन्होंने कहा क्या पता? कि अरे मुझे पता है, ये भारत के लोगों के रग रग में बसे ये चीजें, तो ये तो वापस लौटानी पड़ेगी। तो भारत के जो विभिन्न वैज्ञानिक थे उन्होंने अनुसंधान किया और उन्होंने आखिरकार सब कुछ सबूत प्रस्तुत किए उस देश को कि देख लीजिए ये रहे सबूत, ये कलाकृतियां हमसे संबंध रखती है और आपके यहाँ पर म्यूजियम में क्या कर रही है। तो उन्होंने कहा कि जब मोदी जी आएंगे ना, मोदी जी वापस हमारे देश का भ्रमण करके तब वापस बैग में डाल के आपके लौटा देंगे रे। तो देखो, हाल ही में किस देश ने भारत को 3 प्राचीन तमिल कलाकृतियां लौटाने की घोषणा की है? इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस या अमेरिका? तो हाल ही में जो ऑस्ट्रेलिया, किस देश ने? ऑस्ट्रेलिया ने। ऑस्ट्रेलिया में मोदी जी गए थे, मेलबर्न जो क्रिकेट ग्राउंड था वहां पर घूमे और कई बड़े बड़े फंक्शनों में भाग लिया था। और वहां से वो लेके क्या आएंगे? 3 प्राचीन क्या लेके आएंगे? तमिल कलाकृतियां लेके आएंगे। अब वो 3 प्राचीन तमिल कलाकृतियां कौन कौन सी है? तो ये देख लीजिए। इसमें
एक तो है 11वीं सदी का देवी भद्रकाली का कांस्य त्रिशूल। क्या है? जो देवी भद्रकाली है उसका एक कांस्य त्रिशूल है। कब का है? 11वीं सदी का, आज से 900 साल पहले का। और एक है नंदी की ग्रेनाइट मूर्ति, और एक है 12वीं सदी के कार्तिकेय की बेसाल्ट मूर्ति। ये तीनों चीजें मोदी जी अपने बैग में डालकर कहां लेके आने वाले हैं? भारत लेके आने वाले हैं। इसमें 11वीं सदी का भद्रकाली का कांस्य त्रिशूल, नंदी की ग्रेनाइट मूर्ति और 12वीं सदी के कार्तिकेय की बेसाल्ट मूर्ति शामिल है। अब हुआ क्या ये कलाकृतियां पहले जो ऑस्ट्रेलिया की नेशनल गैलरी ऑफ ऑस्ट्रेलिया और आर्ट गैलरी ऑफ न्यू साउथ वेल्स के संग्रहालय में रखी गई थी। जो तमिलनाडु आइडल विंग सीआईडी थी, उसने क्या कहा? उसने उनको सबूत दे दिए कि उनके द्वारा उत्पत्ति का सत्यापन किए जाने के बाद इन्हें वापस सौंपने का निर्णय लिया गया। उन्होंने उत्पत्ति का सत्यापन कराया कि देख लीजिए ये चीजें हमारे भारत में बनी है, 11वीं सदी में इस प्रकार की बहुत अन्य चीजें भी बनी थी, आप ये चीजें वापस दे दीजिए। तो अब ऑस्ट्रेलिया क्या करने वाला है? इन तीनों चीजों को भारत लौटाने वाला है, जिसमें एक भद्रकाली की कांस्य त्रिशूल है, एक नंदी की ग्रेनाइट मूर्ति है और एक 12वीं सदी की कार्तिकेय की बेसाल्ट मूर्ति है। ये रही तीनों चीजें, ये अपने भद्रकाली की, ये कार्तिकेय की, और ये यहां पर नंदी की जो ग्रेनाइट की जो तस्वीर बनी हुई है या जो मूर्ति बनी हुई है वो देखिए। ये तीनों चीजें अब कहां आने वाली हैं? वापस भारत आने वाली है। पांचवा क्वेश्चन, भारत और न्यूजीलैंड के बीच हुए हालिया मुक्त व्यापार समझौते के तहत न्यूजीलैंड भारत के कितने प्रतिशत निर्यात पर शून्य शुल्क लगाएगा? मतलब अगर भारत है वो न्यूजीलैंड को कितने परसेंट तक निर्यात करता है तो निर्यात उस पर कोई भी प्रकार का शुल्क नहीं लगेगा। मतलब भारत में बनी हुई कोई भी चीज अगर कहां जाती है? न्यूजीलैंड में जाती है, तो वो कोई भी निर्यात पर शुल्क नहीं लगाएगा, जीरो ड्यूटी लगाएगा। कितने परसेंट? 90% निर्यात पर, 95%, 100% या 80%। तो मैं आपको बता दूं, न्यूजीलैंड भारत के उत्पादों पर 100% शून्य शुल्क, मतलब कोई भी निर्यात पर शून्य शुल्क लगाएगा। 100% शून्य शुल्क मतलब किसी भी चीज पर शुल्क नहीं लगाएगा। लेकिन जब न्यूजीलैंड की बात है, इन्होंने भारत को कहा कि आप बताओ, हमने तो आपको 100% फ्री कर दिया, आप बताइए कितना लगोगे? मोदी जी ने कहा कि इधर देखा, एक बार मोदी जी ने इधर देखा, मोदी जी ने कहा ठीक है, करने की कोशिश करते हैं। या कोशिश नहीं, न्यूजीलैंड वालों ने कहा कि कितना करोगे? तो उन्होंने कहा कि देखो बाकी चीजों पर तो मैं कर दूंगा, लेकिन हमारा जो दुग्ध का व्यापार है, किसका? दुग्ध का व्यापार है, उस पर साहब मैं आंच नहीं आने दूंगा। ये हमारे किसानों की मेन आजीविका है, दुग्ध व्यापार पर तो मैं टैक्स लगाऊंगा। आप अगर कोई दुग्ध से बनी चीज भारत में बेचने की कोशिश करोगे, डेयरी उद्योग से संबंधित, तो टैक्स लगाऊंगा, उस पर ड्यूटी चार्ज लगाऊंगा, बाकी चीजों पर मैं नहीं लगाऊंगा। तो भारत ने कितने? भारत 95%, कितने? भारत 95% निर्यात पर तो ड्यूटी है वो जीरो कर दी। लेकिन 5% में कौन सा? जो अपना डेयरी उद्योग है उसको छूट प्रदान नहीं की। तो देखो, भारत और न्यूजीलैंड के बीच मुक्त व्यापार समझौते पर 27 अप्रैल 2026 को हस्ताक्षर हुए। इसके तहत न्यूजीलैंड है वो भारतीय निर्यात के 100% उत्पादों पर शून्य शुल्क देगा, जबकि भारत क्या करेगा? न्यूजीलैंड के 95 निर्यात उत्पादों पर शुल्क कम करेगा। डेयरी उत्पादों को इस समझौते से छूट दी गई है, मतलब डेयरी उद्योग की जितनी भी चीजें आएगी उस पर भारत क्या लगाएगा? सीमा शुल्क लगाएगा। अब इसमें द्विपक्षीय व्यापार का लक्ष्य कितना रखा गया? इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है कि 2030 तक दोनों देशों ने द्विपक्षीय व्यापार और सेवाओं को बढ़ाकर 7 अरब न्यूजीलैंड डॉलर, मतलब लगभग 35,000 करोड़ तक पहुंचाने का लक्ष्य लिया है। दोनों ने हाथ मिला दिया कि क्या करेंगे? 2030 तक अपन 35,000 करोड़ का क्या करेंगे? व्यापार करेंगे। द्विपक्षीय व्यापार कितना? 35,000 करोड़ का। तो याद रखना, भारत और न्यूजीलैंड के बीच में हाल ही में जो द्विपक्षीय समझौता है वो इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन ये देख लीजिए, भारत के 100% उत्पादों पर न्यूजीलैंड में कोई टैरिफ नहीं लगेगी। भारत के 8,284 उत्पाद वर्गों को मिलेगी छूट का फायदा। न्यूजीलैंड के 95% उत्पादों को टैरिफ से छूट मिलेगी। भारतीय पेशेवर न्यूजीलैंड जाएंगे, वहां पेशेवरों की क्या होगी? कमी पूरी होगी। ये इस प्रकार समझौता किया जा रहा है और दोनों मुस्कुरा रहे हैं। दोनों क्या कर रहे हैं? मुस्कुरा रहे हैं कि वास्तव में आज तो बहुत अच्छा समझौता हो गया, आज तो मजे की नींद है, सोएंगे। तो ये अपने मोदी जी और ये न्यूजीलैंड के कोई नेता है। अगला क्वेश्चन छठा क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर मत बोलना सर बोला नहीं, इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आपने घर को क्वेश्चन है। टाइम आउट द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की जो नवीनतम सूची है उसमें शामिल भारत का एकमात्र शहर। हाल ही में जो टाइम मैगजीन है, जो टाइम आउट है,
उसने क्या किया है, दुनिया के विभिन्न शहरों में जाकर वहां पर सर्वेक्षण किया है, लोगों से पूछा आपको यहाँ पर कैसी क्या सुविधा मिल रही है, कि आप खुश हो कि नहीं हो, इस प्रकार के प्रश्न पूछे गए। अब उसके आधार पर लिस्ट तैयार की गई। उस लिस्ट में जो प्रथम विश्व के सबसे 10 खुशहाल शहर है, उसमें से एक भारत का भी है। अब वो भारत का कौन सा शहर है? दिल्ली, जयपुर, देहरादून, जोधपुर। बताओ, दिल्ली, जयपुर, देहरादून, जोधपुर। तो सांस्कृतिक आधार पर, खुशहाली के आधार पर सारी व्यवस्थाओं को जब देखा गया तो लिस्ट चेक की, तो उसमें एक देश, एक शहर का नाम था। और जब देखा आगे, वो शहर राजस्थान का था। और जब थोड़ा और आगे देखा तो पता चला कि अरे वो तो अपनी राजस्थान की राजधानी जयपुर है। कौन सी है? अपने राजस्थान की राजधानी जयपुर है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में रहने वाले लोगों देख लो, जब टाइम आउट ने अपनी दुनिया की 10 सबसे खुशहाल शहरों की सूची जारी की, तो उसमें 10 सबसे खुशहाल शहरों में भारत का सबसे खुशहाल शहर कौन सा है? जयपुर है। मतलब अगर आप जयपुर में रह रहे हो तो आप खुशी से फूले नहीं समा रहे होंगे, क्योंकि आप भारत के सबसे खुशहाल शहर में रह रहे हो। तो याद रखना, जयपुर, राजस्थान। ये देख लीजिए, ये टाइम आउट द्वारा जारी दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहरों की नवीनतम सूची में भारत के जयपुर शहर को 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। अरे ज्यादा नीचे भी नहीं है। कौन सा स्थान? 6ठा स्थान प्राप्त हुआ है। जयपुर दुनिया के इस प्रतिष्ठित टॉप 10 सूचकांकों में शामिल होने वाला एकमात्र भारतीय शहर अस्ति, एकमात्र भारतीय शहर है। बीच में संस्कृत भी आ जाती है। टाइम आउट के अनुसार दुनिया के 10 सबसे खुशहाल शहर कौन से हैं? यह रैंकिंग किस आधार पर? यहां पर लोगों का सर्वेक्षण किया गया, समुदाय की क्या भावना है, वहां पर लोगों के जीवन की क्या गुणवत्ता है, और सांस्कृतिक विरासत को वो कितने संभाला हुआ है, उसके आधार पर। उसमें सर्वप्रथम बात यूनाइटेड किंगडम, दूसरे नंबर पर पनामा सिटी, पनामा, ग्वाडा, लाजारा, मेक्सिको, मेडेलिनी, कोलंबिया, काक्रोव, क्राकोव, पोलैंड, जयपुर, भारत, शिकागो, संयुक्त राज्य अमेरिका, केपटाउन, दक्षिण अफ्रीका, संघाई, चीन, और गोटेबोर्ग, स्वीडन। ये शहर है जो विश्व के 10 सबसे बड़े खुशहाल शहर है, जिसमें अपना जयपुर है। जो जयपुर है वो कितने स्थान पर आता है? 6ठे स्थान पर आता है। अगला क्वेश्चन, 7वां क्वेश्चन, हाल ही में भारत ने किस देश के साथ में रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा और समुद्री सुरक्षा सहयोग रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? अभी मैंने बताया था कि भारत के प्रधानमंत्री जी कहां गए थे। अब जाते हैं तो 2-4 तो समझौते करके आ जाते हैं। अपन अगर पुराने समय में अगर डोकरों की बात करें, अगर कहीं घूमते घूमते अगर किसी के घर में चले गए तो वहां पर वो 1-2 सकपण, मतलब 1-2 रिश्ते करके ही आते थे। तो ये साहब मोदी जी है, भारत के नेता है। अगर आपना बूढ़िया अगर डोकरा है, वह एक जगह दूसरी जगह जाए तो 1-2 रिश्ता करियावे, 1-2 हकपण करियावे, तो मोदी जी दूसरा देशा में जहर 2-4 अगर जत समझौता नहीं करे जाता, मोदी जी ने चैन नहीं मिला। तो मोदी जी ऑस्ट्रेलिया में गए थे। एक तो वो 3 जो भारत की प्राचीन तमिल संस्कृति की जो प्रतिमाएं थे वो लेकर आ गए, और एक समझौता भी किया। कि कौन सा समझौता? रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा और एक समुद्री सुरक्षा सहयोग रोड मैप पर हस्ताक्षर किए। किस देश के साथ में? याद रखना, ऑस्ट्रेलिया। किसके साथ में? ऑस्ट्रेलिया के साथ में। सॉरी, आगे देख लीजिए कि भारत और ऑस्ट्रेलिया ने द्विपक्षीय संबंधों को नई ऊंचाइयों पर ले जाते हुए रक्षा और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर एक ऐतिहासिक संयुक्त घोषणा और समुद्री सुरक्षा सहयोग पर हस्ताक्षर किए। परिचालन समन्वय, दोनों देशों की नौसेनाओं के बीच अंतर संचालन को बढ़ाना ताकि संयुक्त अभ्यास और गश्त अधिक प्रभावी हो सके। दोनों देशों की जो नौसेनाएं हैं उनके बीच में अंतर संचालन, मतलब जानकारी के आदान प्रदान को बढ़ाना, और संयुक्त सैन्य अभ्यास है उनको बढ़ावा दिया जाएगा। और रक्षा और नवाचार और उद्योग में कौन सा समझौता हुआ? तो भारत ऑस्ट्रेलिया डिफेंस इनोवेशन कॉरिडोर की स्थापना की गई, जो दोनों देशों के रक्षा स्टार्टअप्स, उद्योगों और अनुसंधान संस्थानों को जोड़ेगा। इसके अलावा जहाज निर्माण और रखरखाव में मिलकर काम करने पर क्या बनी है? हाल ही में सहमति बनी है। क्या बनी है? सहमति बनी है। ये देख लीजिए, भारत ऑस्ट्रेलिया के बीच हुए कई अहम समझौते, जिसमें यह पहला समझौता, दूसरा समझौता। एक याद रखना, परमाणु ऊर्जा के क्षेत्र में भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में समझौता हुआ है, जिसमें ऑस्ट्रेलिया क्या करेगा? भारत को यूरेनियम की सुरक्षित और निरंतर सप्लाई सुनिश्चित करेगा। यूरेनियम भारत को उपलब्ध करवाएगा। वो कौन करवाएगा? ऑस्ट्रेलिया करवाएगा। जो क्रिटिकल मिनरल्स है उस पर सहमति बनी है। जो ईंधन और एलएनजी को सप्लाई चेन है उसको मजबूत किया जाएगा। ये सब चीजें, इन पर भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में क्या बनी है? हाल ही में सहमति बनी है। इसके साथ में ही
7 क्वेश्चन पढ़ लिए थे, ये अपना 8वां क्वेश्चन। 8वां क्वेश्चन है, पेन को चेंज करना पड़ेगा ये, अरे तेरी तो, हाँ ठीक। हाँ, 8वां क्वेश्चन, पार्वती काली सिंध चंबल पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना का नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया गया? मतलब सरकार जो नाम बदलने पर विशेष जोर दे रही है। जो अपनी मनरेगा थी उसका नाम बदल दिया, जो अपना इधर एक माउंट आबू पड़ता था उसका नाम चेंज करके आबू राज कर दिया, मतलब नाम चेंज में विशेष इंटरेस्ट रखती है। आप सावधान रहना, आपका भी नाम चेंज कर सकती है। तो पार्वती काली सिंध और चंबल जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसका नाम बदलकर हाल ही में क्या कर दिया? पूर्वी राजस्थान जल परियोजना, चंबल नदी विकास परियोजना, राम सेतु लिंक परियोजना या पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना। तो बताइए उसका क्या नाम कर दिया गया है? तो जो पार्वती काली सिंध चंबल और पूर्वी राजस्थान की जो नहर परियोजना थी, मतलब विभिन्न प्रकार की जो नदियां थी उन नदियों को जोड़ने का काम जिस नहर के द्वारा किया जा रहा था उसका नाम कर दिया है राम सेतु लिंक परियोजना। क्या कर दिया है? राम सेतु लिंक परियोजना। याद रखना, इसके बारे में देखिए तो राम जल सेतु लिंक परियोजना क्या है? इसका पूर्व नाम था वो था पार्वती काली सिंध चंबल। राजस्थान और केंद्र सरकार की एक संयुक्त नदी जोड़ो पहले, साथ में कौन है? राजस्थान और केंद्र सरकार। इसका उद्देश्य क्या है? राज्य के जो 17 जो पूर्वी जिले हैं वहां पर पेयजल व सिंचाई के लिए जल सुरक्षा सुनिश्चित करना, जिससे 40% आबादी को लाभ होगा। कितने परसेंट? राजस्थान के पूर्वी जो 17 जिले हैं वहां पर जो रहने वाली 40% आबादी है उसको इस परियोजना से क्या होगा? लाभ होगा। इसका पुराना नाम यह था। लाभान्वित जिले 17 और प्रमुख नदियां काली सिंध, पार्वती, बनास और चंबल, इन नदियों को जोड़ा जाने का काम किया जाएगा। और इस पर एक चंबल एक्वाडक्ट जल सेतु जो कोटा के सामेल और बूंदी के गुवाहाटा के बीच में 2280 मीटर मतलब लगभग 2.25 किलोमीटर लंबा 3 मंजिला एक जल सेतु भी बनाया जा रहा है। तो याद रखना इसके बारे में, ये चंबल एक्वाडक्ट जल सेतु कहां बनाया जा रहा है? कोटा के सामेल से लेकर बूंदी के गुवाहाटा तक इसका निर्माण किया जा रहा है। इसमें प्रमुख बांध कौन कौन से? तो इसमें काली सिंध नदी पर एक नवनेरा बांध कोटा में और बनास नदी पर ईसरदा बांध सवाई माधोपुर टोंक में भी बनाए जा रहे हैं। नवनेरा बांध कोटा में और बनास नदी पर जो ईसरदा बांध है वो सवाई माधोपुर, इनको भी इसमें सम्मिलित किया जाएगा। लाभार्थी जनसंख्या, इससे लगभग 3 करोड़ 25 लाख की आबादी क्या होगी? लाभान्वित होगी, मतलब पूर्वी राजस्थान की 40% आबादी। ये देखिए राम जल सेतु लिंक परियोजना है, ये राम जल सेतु लिंक परियोजना है। इसका एक चित्र रोड मैप है कि इस प्रकार ये तैयार की जाएगी। आज का अपना सेकंड लास्ट क्वेश्चन है। केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने चंबल एक्सप्रेस वे का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? आज तो प्रसन्न साहब पूर्वी राजस्थान के आ रहे हैं, अभी वो राम सेतु लिंक परियोजना पूर्वी राजस्थान, अभी चंबल नदी पूर्वी राजस्थान की थी। अब जो चंबल नदी के आसपास से जो एक्सप्रेसवे गुजर रहा था जिसका पहले नाम क्या था? जिसका पहले नाम था चंबल एक्सप्रेसवे, उसका नाम फिर बदल दिया गया। मैंने कहा ना, सरकार नाम बदलने पर विशेष जोर दे रही है। आप कहीं छुप कर रहना, वरना आपका नाम है ना वो चेंज ना कर दे कहीं। महाराणा प्रताप एक्सप्रेसवे, अटल एक्सप्रेसवे, महात्मा गांधी एक्सप्रेसवे या नरेंद्र मोदी एक्सप्रेसवे? तो जो चंबल एक्सप्रेसवे है उसका नाम बदलकर कर दिया अटल एक्सप्रेसवे। क्या कर दिया? अटल एक्सप्रेसवे। ये क्या, इधर भी रेड इधर भी रेड, नहीं सही है। अटल एक्सप्रेसवे क्या नाम कर दिया है? अटल एक्सप्रेसवे। अब इसके बारे में और जानकारी देखो तो देखिए, चंबल एक्सप्रेसवे का नया नाम अटल एक्सप्रेसवे। यह राजस्थान के कोटा से उत्तर प्रदेश के इटावा के बीच चंबल नदी के समानांतर लगभग 400 प्लस किलोमीटर की एक लंबा महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट है। कहां से कहां? राजस्थान के कोटा से उत्तर प्रदेश के इटावा तक। देख लीजिए, ये है, जा रहे हैं धीरे धीरे उत्तर प्रदेश में घुस गया। मध्य प्रदेश में 299 किलोमीटर लंबा एक्सप्रेसवे प्रस्तावित है। प्रदेश के भिंड, मुरैना और श्योपुर जिलों से गुजरेगा ये प्रोग्रेस है। एक छोर राजस्थान के कोटा और दूसरा उत्तर प्रदेश के इटावा में हो गया। अटल प्रोग्रेस वे है वो 4 लेन है, लेकिन आगे इसे 6 लेन भी किया जा सकेगा। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इसका निर्माण होगा। NHAI नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा निर्माण किया जाएगा। इस परियोजना की लागत है वो 23,700 करोड़ है। इस प्रकार इस पर जो वाहनों की रफ्तार है, अगर आप गाड़ी लो तो वहां पर ले जाकर 120 किलोमीटर, मैं तो अभी भगा देता हूं, ये देखिए 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से। आप भी अगर वहां पर गाड़ी लो तो वहां पर जाकर 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चला
सकते हो। आज का अपना लास्ट क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हाल ही में 12 से लेकर 17 जुलाई 2026 तक नई दिल्ली के दिल्ली हाट में व्यू द फ्यूचर 4.0 अप साइक्लिंग एडिशन का आयोजन भारत सरकार के किस मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है। एक प्रकार की कोई बैठक है, उसका आयोजन किया जा रहा है व्यू द फ्यूचर 4.0 अप साइक्लिंग एडिशन, जिसका आयोजन दिल्ली हाट में किया जा रहा है 12 से लेकर 17 जुलाई तक। आपको बताना है किस मंत्रालय के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है। वस्त्र मंत्रालय, खेल मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय या कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। तो याद रखना, इसका आयोजन है वो अपने वस्त्र मंत्रालय के द्वारा किया जा रहा है व्यू द फ्यूचर 4.0 अप साइक्लिंग एडिशन। और जानकारी देख लीजिए, इस पहल का उद्देश्य क्या है? जिम्मेदार उत्पादन और उपभोग की दिशा में काम कर रहे कारीगरों, बुनकरों, डिजाइनरों, नव प्रवर्तकों, उद्योग जगत, शैक्षणिक संस्थानों और सिविल सोसाइटी संगठनों को एक साथ लाकर, मतलब इन सभी चीजों को, जो डिजाइनर है, बुनकर है, नव प्रवर्तक है, उद्योग जगत के, जो शैक्षणिक जगत है, कारीगर है, इन सबको एक साथ लाकर जो वस्त्र और हथकरघा उद्योग क्षेत्र है उसमें चक्रियता, टिकाऊ उत्पादन और नवाचार को बढ़ावा देना है। आप सब मिलकर क्या करो, आप सब ये मिलकर नवाचार करो, इसीलिए इनको साथ में लाया जा रहा है। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केंद्रीय वस्त्र मंत्री श्री गिरिराज सिंह द्वारा 13 जुलाई 2026 को किया जाएगा। ये देखिए, व्यू द फ्यूचर 4.0 अप साइक्लिंग एडिशन, इस प्रकार का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देखो ये महिलाएं हैं जो छोटे मोटे उत्पाद है उनका निर्माण कर रही है। तो ये थे अपने 13 जुलाई के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। और आज ही केंद्रीय वस्त्र मंत्री गिरिराज सिंह जी के द्वारा किसका आयोजन किया जा रहा है, किसका, व्यू द फ्यूचर 4.0 अप साइक्लिंग एडिशन का क्या किया जा रहा है, उद्घाटन किया जा रहा है। तो 10 करंट के क्वेश्चन एकदम आसानी से थोड़े ही समय में अपन ने इनको अध्ययन पढ़ने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आपको पूरी की पूरी क्लास पसंद आई होगी, आपने पूरी की पूरी क्लास पूर्ण मनोयोग से देखी होगी। तो अपने YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस प्रकार की और क्लासें आपको मिलती रहे, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक क्लास को शेयर करने की भी कोशिश करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम, राधे राधे।